नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। आजकल सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और लोअर कोर्ट्स जो सत्र न्यायालय हैं वहां तक हम इंतजार करते हैं कोई ऐसा फैसला आए जिस पर हम भी क्लैप कर सकें, ताली बजा सकें। कई बार इंतजार करते हैं कि जस्टिस नागरत्ना, जस्टिस उज्जवल भुइयां, इनकी बेंच में कोई महत्वपूर्ण मामला पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हाई कोर्ट्स में जाते हैं तो इंतजार करते हैं कि जस्टिस अतुल श्रीधरन जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आ पाए, उनकी बेंच में कोई महत्वपूर्ण मामला पहुंचा हो। और ये सम्मान के साथ किसी का नाम लेना, मुझे गर्व है इस पर कि कम से कम कुछ लोग हैं जिनका हम सम्मान के साथ नाम ले सकते। बाकी अपमान के साथ किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन सम्मान के साथ किसका लेंगे, ये हमारा कम से कम ये तो अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित है। तो ऐसे जगह पर हम इंतजार करते हैं। अब आश्चर्यजनक रूप से आज रविवार कोर्ट तो होती नहीं है, लेकिन रविवार को एक सुखद खबर हमें मिली। और ये सुखद खबर आई इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वही हाई कोर्ट जहां से दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा आए थे, जहां पर आपने जस्टिस शेखर यादव को देखा था कि ये देश बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम अटेंड करने वाला जज, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुखद खबर। भरी अदालत में जज साहब ने मोदी के पूरे सिस्टम को, यहां पर मैं योगी नहीं कहूंगा, यहां मैं मोदी एंड सिस्टम कहूंगा, मोदी एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी की धज्जियां उड़ा दी। इसलिए क्योंकि सिर्फ वो तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, हम उस फैसले को एक नजीर के रूप में देखते हुए बतौर पत्रकार मोदी और उनकी कंपनी के पूरे देश में अलग अलग जगहों पर जितनी फ्रेंचाइजीज हैं वहां की कार्य प्रणाली को जरूर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें क्या हो रहा है। हो सकता है कहीं पर थोड़ा कम हो, कहीं ज्यादा, लेकिन कमोबेश परिस्थिति एक जैसी। हर जगह अधिकारियों का, अपने वफादार अधिकारियों का, संविधान के प्रति वफादारी नहीं, अपने वफादार अधिकारियों का एक कुनबा बना देना और उनको सारे जो महत्वपूर्ण पद हैं, ओहदे हैं, उन पर बिठा देना और फिर लोकशाही के बजाय सामंतशाही चलाना, विरोधियों को एलिमिनेट कर देना या उनका दमन कर देना, उनको कुचल देना, अपनों को हर चीज के लिए खुली छूट दे देना। यही तो कमोबेश हर भाजपा शासित डबल इंजन का सच है। ये सच मैं बोलूं, ये सच हेमंत भाई बोले, भाऊ बोले, कोई तो देशद्रोही हो गए। यही सच जब हाई कोर्ट में जो है कोर्ट रूम के भीतर जज बोलते हैं तो हमारे सालों से कही जा रही बात पर मुहर लगती है। हेमंत भाई को लाइए स्क्रीन पर और देखिए खबर जरा, जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। आज और कोई बात नहीं है, हम जो कहते चले आ रहे हैं लगातार, डबल इंजन का दमन, डबल दमन, उस पर मुहर लग गई है। और ये दमन कौन करता है? हम बार बार कहते हैं कि पुलिस, ये भाजपा, यही बात तो बोलते हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। हमने कई बार कहा कि ये खाकियों की हटाओ, वो संघ के ड्रेस में आओ, गमछा बांधो, भगवा। अभी अभी एक पुलिस अफसर है अनुज चौधरी, संभल से चर्चा में आया था। संभल में वही था सीईओ, देखे होंगे गदा उदा लेकर के भी, उस समय आपने देखा होगा, वीडियो खूब वायरल हुआ था। वो शोभा यात्रा में गदा लेके आगे आगे चल रहा था। उसका प्रमोशन हो गया है, डिप्टी एसपी बन गया है। आपको पता है 2 दिन पहले वीडियो आया, राष्ट्र के नाम उसने संबोधन किया है, जैसे मोदी का होता है वैसे ही। मैं पूरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको, आपसे अपील करता हूं, स्वदेशी अपनाए मोदी जी के नेतृत्व में। वो बताइए डीएसपी है, उसको सीओ से, इंस्पेक्टर से यहां तक प्रमोशन करके, किसी के लिए। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। अदालतें टिप्पणियों तक हैं, नहीं तो इन लोगों को तो वापस भेजो कि तुम इंस्पेक्टर से यहां तक आए हो, चलो तुम एसआई बनो।
वही संबोधन देना राष्ट्र के नाम। बताइए, पुलिस का अफसर, डीएसपी और सीओ राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं कि मोदी जी के स्वदेशी अभियान आत्मनिर्भर भारत बनना है। अरे पहले तुम खुद आत्मनिर्भर हो जाओ, सरकार का संरक्षण तुम्हारे ऊपर से हट जाए तो 2 मिनट में इस देश की कानून और इस देश की अदालतें तो राइट टाइम कर दे तुम्हें। लेकिन सरकारी संरक्षण में सब चल रहा है। लाइए जरा खबर दिखाइए। अब ये जज साहब के लिए भी हम आगे इनके बारे में भी खबर रखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि फिर इनका भी तबादला बादला हो जाए। संविधान नहीं, सत्ता के प्रति यूपी पुलिस वफादार। यूपी पुलिस को विशेषकर जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला था, यूपी पुलिस को लेकर ही मामला था। यूपी पुलिस जो है सत्ता के प्रति वफादार है, संविधान के नहीं। ये ऊपर सीधा सीधा लाइन है, कोई इफ बट नहीं है। हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? होम सेक्रेटरी को फटकारा। आगे चलिए जरा खबर के भीतर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर एक बेहद तल्ख और गंभीर टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी संविधान की बजाय सत्ताधारी दल के प्रति अधिक वफादार दिखाई देते हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक शासन को किसी व्यक्तिगत सुविधा या राजनीतिक लाभ के लिए बंधक नहीं बनाया जा सकता। समझिएगा लाइनों की गंभीरता। बंधक नहीं बनाया जा सकता, यानी बंधक बना लिया है संवैधानिक शासन को पूरी तरह से, और राज्य मशीनरी को हमेशा सत्ता में बैठे किसी राजनीतिक दल के बजाय केवल कानून और संविधान के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। आगे चलिए, एक एक शब्द, एक एक लाइन कितनी महत्वपूर्ण है। 3 जून को दिए गए फैसले में जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में नेताओं और नौकरशाहों की सामंती मानसिकता ने लंबे समय से संवैधानिक शासन को जन सेवा के बजाय व्यक्तिगत वर्चस्व का साधन बना दिया। रोकिएगा यहाँ पर, व्यक्तिगत वर्चस्व का साधन। व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई कहाँ होती है? ये अंडरवर्ल्ड में होती है, ये अपराध जगत में होती है। व्यक्तिगत वर्चस्व तो अपराध जगत के लिए ही शब्दावली है कि वर्चस्व की लड़ाई में गैंगवार, वर्चस्व की लड़ाई में इस गैंग ने फला गैंग के जो है शूटर को गिरा दिया, मार दिया। ये शब्द इस्तेमाल व्यक्तिगत वर्चस्व का जो बनाया है और व्यक्तिगत वर्चस्व का साधन बना दिया है जो है संवैधानिक शासन को। इसका मतलब ये शासन माफिया की तरीके से चलाया जा रहा है, माफिया की तरीके से। आगे चलिए, हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में राजनीतिक दखल बहुत गहरा हो चुका है। अदालत ने कहा कि यह एक जगजाहिर तथ्य है कि जिन अधिकारियों को सत्ता का वफादार माना जाता है उन्हें मलाईदार पोस्टिंग इनाम के तौर पर दी जाती है। मलाईदार पे नहीं रुके हैं जज साहब, आगे क्लियर किया, जैसे बड़े शहरी कमिश्नरेट या भारी कमाई वाले जिले, कोट अनकोट लिखा है, भारी कमाई वाले जिले या बड़े शहरी कमिश्नरेट जैसे नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, कानपुर, बनारस, लखनऊ, गोरखपुर, ऐसे शहर सब। इसके विपरीत जो अधिकारी स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं, वो तक तो ठीक था कि आप वफादारों को चाशनी चटा रहे हो। जो ईमानदार हैं और स्वतंत्र रूप से काम करते हैं उन्हें सजा के तौर पर महत्वहीन पदों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इस महत्वहीन पद का एग्जाम्पल है, एक आईएएस ने अभी रिजाइन कर दिया था, 15-20 दिन बाद उससे रिजाइन वापस करवाया। अब कैसे करवाए तो सत्ता जाने। तो उसने कह के, एक आईएएस जो बड़े मेहनत से आईएएस बना था, एक गरीब घर का दलित पढ़ लिख के, वो जो है रिजाइन कर दिया कि उसको कई साल से ऐसी जगह छोड़ रखा है, कोई काम ही नहीं है। कर हम आईएएस बने थे खाली बैठने के लिए, रिजाइन किया। तो वही बात है कि उन्हें महत्वहीन पदों पर छोड़ दिया जाता है। हाई कोर्ट ने कहा कि फील्ड पर तैनात अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग की इस इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए इकोनॉमी, आप बहुत समझते हैं इकोनॉमी हेमंत भाई, ये देखिए इकोनॉमी, इस इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए वे अपने आचरण को अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के हिसाब से ढाल लेते हैं। ठीक है, आगे चलिए। जस्टिस दिवाकर ने कानून व्यवस्था के नाम पर की जाने वाली कार्रवाइयों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने कहा कि एनकाउंटर
चुनिंदा लोगों पर की जाने वाली सख्त कार्रवाई यानी एनकाउंटर, बुलडोजर, ये सब सिलेक्टिव है जो है। और असुविधाजनक लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का इस्तेमाल, शब्द देखिए, असुविधाजनक लोगों के खिलाफ, मतलब जो सत्ता के सिस्टम से मेल नहीं खाते, उन पर, चुनिंदा लोगों पर जो है वो गैंगस्टर एक्ट जैसा जो है वो कानून, इसका इस्तेमाल समय समय पर अदालतों के संज्ञान में आता रहा है। अधिकारी वर्ग का एक बड़ा हिस्सा कानून के शासन को संवैधानिक दायित्व तो नहीं बल्कि अपने काम में एक प्रशासनिक बाधा मानता है। बाधा किस चीज को मानता है? कानून के शासन को वो बाधा मानता है, दायित्व तो ही नहीं मानता। अब हटा दीजिए बस। अब हेमंत भाई, इतने के बाद, इतना बताने के बाद तो सवाल कितने खड़े हो गए, हम कौन कौन सा सवाल करें? ये इससे ज्यादा, मतलब अगर कोई भी, मुझे लगता है कि किसी और देश में, यूरोपियन कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, जहां के इंडेक्स मायने रखते हैं, ऐसे देश में किसी भी सरकार पर ऐसी टिप्पणी होती तो वो कितने देर सरकार कायम रहती, बहुमत कितना भी होता उसके पास, कितने देर रहती, बस ये मुझे जानना है, कितने देर रहती सरकार। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। आशीष भाई देखिए, नया भारत है और नए भारत में ऐसी परंपराएं, ऐसी परिपाटी स्थापित की जा रही है कि जिसके बाद इसको बदल पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या है, आप कितने डायनेमिक हैं, आपकी रिजल्ट ओरिएंटेशन क्या है, वो कतई मायने नहीं रखती। आज की तारीख में जो मोदी का सिस्टम जिसको आप कहते हो, 22 राज्यों के अंदर वो पूरे तरीके से लागू है। वो कैसे लागू है उसका एक बानगी देख लीजिए। नंबर 1, जो मुख्यमंत्री है उसकी जाति के अधिकारी नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, चाहे वो उपायुक्त हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे बाकी अधिकारी। हर एक स्टेट के अंदर जातिगत आधार पर जो नियुक्तियां की जा रही है, नंबर 1, योग्यता उसमें कहीं कोई मायने नहीं रखती है नए भारत के अंदर। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी बढ़ाने के लिए कानून से इतर व्यक्ति की सेवा, जो कहते हैं ना राज के पूत। हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑलरेडी पहले से ही फॉल्ट लाइन्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और आपको ध्यान होगा, नेहरू जी जब देश आजाद हुआ था तो इस ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम को बदलना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल साहब ने कहा कि नहीं, ये इंडिया का आयरन फ्रेम है आईएएस, और ये इनको कंटिन्यू रखा जाना चाहिए। दैट्स हाउ इट कंटिन्यू। तो चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, पूरे देश के अंदर एक पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया पूरे का पूरा, कि जो सत्ता है, जो विधायक है, जो पार्षद है, और पोस्टिंग का सीधा सा सिंपल समझ लीजिए, क्योंकि मैं हरियाणा में देख रहा हूँ 12 साल से, कोई भी संघी आपका पर्चा पकड़ेगा और आपकी करवा लाएगा पोस्टिंग। किन कारणों से होगी, कैसे होगी, कब होगी, कितने दिन के लिए होगी, वो सारे दर्शक भी समझते हैं, आप भी समझ लीजिए। विधायकों से ज्यादा जब किसी मामले में, आपको बिल्कुल ब्यूरोक्रेट्स की बताई हुई बात, क्योंकि आपको पता है मेरा बड़ा सर्कल है ब्यूरोक्रेट्स में, कंप्लीटली ये बात बताते हैं कि साहब विधायकों से ज्यादा इफेक्टिव आज की तारीख में संघ है। और विधायक जाके अधिकारियों को धमकी देते हैं कि देखिए, आपको मैंने 3-4 बार कह लिया, आप नहीं करेंगे तो फिर मैं ऊपर कह दूंगा। कोर्ट बता रहा हूं आपको, ऊपर का मतलब संघ। ये कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। वो आपने कल दिखाया था कि मोहन भागवत देश को विश्व गुरु बनाने पर लगभग आमदा है और बनने वाला है, बस कुछ तैयारियों की कमी। और ये जो आप जिसका जिक्र करें जस्टिस दिवाकर साहब का, उन्होंने ये सारी की सारी टिप्पणियां गाजियाबाद के एक मामले पे की है। राजेंद्र त्यागी वहां के व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और सामाजिक गतिविधियां जो निवारण अधिनियम है 1986 का, उसकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये सारी टिप्पणियां की। याद रखिएगा, इसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट भी 1986 के इस अधिनियम से जुड़े हुए मुद्दों पर विचार कर रहा है लगातार। इसलिए जस्टिस दिवाकर ने इस मामले में कोई अंतिम फैसला सुनाने से परहेज किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर। तो उन्होंने केवल टिप्पणियां की हैं, निर्णायक फैसला नहीं दिया है। लेकिन वो जो उनकी टिप्पणियां हैं वो एक आईना है, चाहे वो योगी हो, चाहे वो मोदी हो। नाम उन्होंने ले दिया, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के उसका जिक्र कर दिया, होम सेक्रेटरी को फटकार लगा दी, लेकिन हकीकत ये पूरे देश की है, पूरे भाजपा शासित तंत्र की है। ब्यूरोक्रेट, आईएएस कौन, आईपीएस कौन, किसके कहने से, कब तक, कहां, वो सारे का सारा सिस्टम फिक्स किया जा चुका है। ठीक। और आरएसएस उस पूरी कठपुतली का कमांड एंड कंट्रोल आरएसएस के पास, सीधी धमकी देते हैं अफसरों के पास बैठ करके कि आपको मैंने बताया, आपने नहीं किया, अब ऊपर से मैसेज आएगा आपको। और अधिकारी बाकायदा बताते हैं कि संघ से मैसेज आ गया सर। तो संघ पोस्टिंग भी करेगा, संघ आपकी ट्रांसफर भी करवाएगा,
और बाकी सारी चीजें जो उसके पीछे निहित है वो सारे कार्यक्रम भी जारी रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति संविधान के प्रति निष्ठा चाहे तो भी कैसे रख सकता है? आपको एक सबसे ग्लेरिंग एग्जांपल बताता हूं, हमने कई शो किए थे उसके ऊपर। चंडीगढ़ नगर निगम का केस याद है आपको? मसीह कैमरे पे बैठ करके, सारे कैमरे पे, और एक एक वोट, आपकी वैलिड वोट को इनवैलिड कर रहा था वो निशान लगा लगा करके। और सीजीआई चंद्रचूड़ ने भरी कोर्ट में वीडियो पे वो देखा, वीडियो पे देखा ना कितनी जबरदस्त वर्बल डायरिया हुआ, क्या क्या फटकार लगाई गई। क्या आशीष भाई उसको कोई शोकॉज नोटिस भी हुआ आज तक? सीजीआई की बेंच थी, कैसे दहाड़ रहे थे कोर्ट के अंदर, सारी दुनिया ने देखा भाई वो। तो ये हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत ऐसे आती है आशीष भाई कि उनको ये पता लग गया, ब्यूरोक्रेट्स को, नीचे से लेकर ऊपर के अधिकारी को, कि तुम केवल इन संघियों को खुश रखो, भाजपाइयों को खुश रखो, बाकी सारी व्यवस्था ये तुम्हारी खुद रखेगी, कोर्ट तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको एक घटना याद दिलाता हूं और आपके कान खड़े हो जाएंगे, रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। हरियाणा के कुछ बेरोजगार युवक, एक जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे, आजकल दिल्ली में बड़े यशस्वी पदों पर है हरियाणा के, जानते हो आप भी अच्छे से, माननीय मनोहर लाल, उनकी एक कथित टिप्पणी आई थी आशीष भाई। उन्होंने, बच्चों ने जाकर के, जो युवा थे बेरोजगार थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे ये रिजल्ट सारे के सारे फंसे हुए हैं। और ये तो कथित टिप्पणी में क्या कहा था उस यशस्वी ने कि बाकी वो सब का इलाज कर दिया गया है, एक बचा हुआ है। हाईकोर्ट के बारे में कह रहा था, एक बचा हुआ है, उसका भी दिमाग ठीक कर देंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सर्विंग मुख्यमंत्री ऑन कैमरा। ब्यूरोक्रेट क्या करेंगे? ब्यूरोक्रेट को तो पोस्टिंग चाहिए, ब्यूरोक्रेट का तो रोज का हिसाब है, उसको देश से क्या लेना है? उसको तो अपना देखना है ना भाई। इस देश की 98% ब्यूरोक्रेसी को आप कैसे देखते हैं? मैंने तो बहुत करीब से देखा, कोई मतलब नहीं। अगर आशीष चित्रांशी की पोस्टिंग कोई संघ का चपड़ासी करा सकता है तो आपको सह परिवार वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स की बात बता रहा हूं आपको, और 12 साल से चल रहा है। और दिल्ली में पोस्टिंग कैसे होती है, पूरे देश में पोस्टिंग कैसे होती है, वो कोई अलग है क्या? पैटर्न देखिए, पुलिस की बात है, जो जो भाजपा शासित प्रदेश है, आजकल एनकाउंटर में गोली कहां लगती है? पैर पे। वो गोली कहीं और भी तो लग सकती है, नहीं लगती जितने है, भी भाजपा शासित। में कमर से ऊपर भी लगती है, लेकिन हाँ कमर नहीं, वो से ऊपर दूसरे, बहुत सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड। वो वो पता चल वही मैं कह जाता रहा है, हूँ। आप नाम हाँ, पढ़ो पता चल जाता है कि कमर के ऊपर हाँ, गोली क्यों लगी। वो दूसरे, आप फिर मैं वही बस उस बात पा रहा हूँ कि आशीष चित्रांशी के लिए संविधान अलग है और मेरे लिए अलग संविधान है, क्योंकि मैं दूसरे संप्रदाय से आता हूँ। और क्या अदालतों को इस बात का पता नहीं? नहीं पता। इस देश में आशीष भाई जो ब्यूरोक्रेसी का काम था उन्होंने तो बहुत पहले छोड़ दिया। थोड़ा बहुत खौफ और चेक और बैलेंस संवैधानिक संस्थाओं का रहता था कि यार अदालत कंटेम्प्ट में कहीं खींच लेगी, कोई आपका नुकसान कर देगी। लेकिन जो मसीह वाला केस हुआ अपना चंडीगढ़ वाला नगर निगम का, उसके बाद आपका कोई भरोसा बचा क्या? ये तो है अदालत का। चुनाव आयोग का खतरा होता था कि भाई आपको डिबार कर देंगे इलेक्शन ड्यूटी से, इससे उससे। अब राजीव अग्रवाल और ज्ञानेश गुप्ता जैसे चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वो चुनाव कराने के लिए आए हैं फ्री एंड फेयर, या फ्री एंड फेयर ना हो जाए ये सुनिश्चित करने के लिए आए। तो इसको जो आप आशीष भाई कह रहे हो ना, आपने एक घटना का जिक्र किया इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ये केवल ब्यूरोक्रेसी एज इंस्टीट्यूशन नहीं, इस देश के जितने भी फ्री एंड फेयर इंस्टीट्यूशन है उन सबको कैप्चर करने का खेल है ये। अच्छा किया जस्टिस दिवाकर ने बता दिया, लेकिन क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए? पूरे देश में कहां कहां ऐसे ऐसे एग्जाम्पल। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? बुलडोजर जस्टिस पे सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पीकिंग ऑर्डर है, बहुत डिटेल ऑर्डर, कितना लागू हो गया? बता दीजिए मुझे, कितना लागू हो गया? और सुप्रीम कोर्ट को क्या अपने ऑर्डर को लागू कराने का अधिकार नहीं? क्या ताकत नहीं क्या उसके पास? सब कुछ है, लेकिन वहां भी अगले 20-20, 30-30 साल के फैसले हो रहे हैं कि 2040 में चीफ जस्टिस कौन होगा। वो सारी की सारी लीडरशिप की ओर बढ़ाई जा रही है। तो आशीष भाई जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर का प्रोजेक्ट था, जो वन नेशन वन लीडर के नाम पर, तमाम चीजों के नाम पर जो आप करते हो, ये वो प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हम कोई गलतफहमी ना रखें और उत्तर प्रदेश को आइसोलेशन भी ना देखें। आप हरियाणा आ जाओ, आप राजस्थान चले जाओ, मध्य प्रदेश चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, हर जगह स्टैम्प्ड ऑफिसर्स है, स्टैम्प्ड कि ये फलाने का है, ये फलाने का है। ब्यूरोक्रेसी की स्टैंपिंग का क्या मतलब है? छोड़ दीजिए सारी बात, सब भूल जाइए। एक बार जरा वेस्ट बंगाल चलिए, शाम को 4:15 चुनाव की घोषणा हुई थी वेस्ट बंगाल में, और सुबह जब सो के उठा देश, कितने अफसर बदल दिए थे गणेश गुप्ता ने?
किसी का पैनल मंगवाया था? चीफ सेक्रेटरी का, डीजीपी का, कमिश्नर का, किसी का नहीं। 5 राज्यों के चुनाव थे आशीष भाई, 5 राज्यों के। अकेले बंगाल के अंदर बाकी राज्यों से 30 से 32 गुना ज्यादा ट्रांसफर किए चुनाव आयोग ने। क्या गणेश गुप्ता पर्सनली जानते थे क्या? परंपरा क्या है? आपको अधिकार है बदलने का, बिल्कुल, पैनल लेकिन पैनल आता है आप पैनल मंगवाएंगे उसके और हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट से आता है, पैनल भी स्टेट हाँ, गवर्नमेंट से आता है। हाँ, तो स्टेट गवर्नमेंट कंप्लीटली बाईपास कर दी। क्यों? सीधा चीफ सेक्रेटरी बदल दिया भाई साहब। और फिर कितने पुलिस अधिकारी बदले, फिर जिलों के एसडीएम तक बदले। ये वेस्ट बंगाल का चुनाव, वैसे इसको चुनाव कैसे कह सकते हैं आप? ये 100% चयन है। पैरामिलिट्री का ऐसा यूज आपने कभी देखा था? पूरे देश के अंदर जब 24 का चुनाव हुआ, उसमें कितनी पैरामिलिट्री लगी, और अकेले बंगाल के उसमें कितनी पैरामिलिट्री लगी? 1.5 लाख लोग। सोच के देखिए आप, वो फ्री एंड फेयर के चुनाव के लिए थे या कोई और माहौल बनाने के लिए थे? तो आप अकेले एक पुलिस डिपार्टमेंट को, वो नहीं, आईएएस को देख लीजिए, पीसीएस को देख लीजिए, चुनाव आयोग को देख लीजिए, जांच एजेंसियों को देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, सीएजी को देख लीजिए, और देखते जाइए। पुलिस भी पूरे कौन सिस्टम का संघीकरण, पूरे सिस्टम का संघीकरण का चला रहा है, कौन चला रहा है? जो है उसमें आपने हेडलाइन में कि होम सेक्रेटरी को फटकार। ये अद्भुत है कि होम सेक्रेटरी वो आईपीएस का विंग पूरा होता है डीजीपी तक, लेकिन होम सेक्रेटरी आईएएस होता है। ठीक है, मतलब डीजीपी आईपीएस है, लेकिन होम सेक्रेटरी उसको भी जो जहां से आदेश जा रहा है वो आईएएस है। फिर होम सेक्रेटरी अभी कुमार प्रशांत हैं उत्तर प्रदेश में। ये जनवरी 26 में बचे हैं, इसके पहले शायद संजय प्रसाद कौन थे, नहीं, कुमार प्रशांत हैं अभी। कुमार प्रशांत होम सेक्रेटरी हैं, लेकिन होम सेक्रेटरी को भी आप क्या फटकारोगे? यूपी में होम सेक्रेटरी की नहीं चलती है। यूपी में एसीएस होम होता है, जो अपर मुख्य सचिव होम, वो आज से नहीं, 2017 से जब से योगी आए तो अवनीश अवस्थी थे। वो यूपी में एक नई और परंपरा है, एसीएस होम और एसीएस इंफॉर्मेशन सूचना, ये एक ही व्यक्ति को दिया जाता है। इन दोनों का कोई बहुत तालमेल नहीं है, इन दोनों डिपार्टमेंट का। लेकिन यही यही जो बीजेपी के डबल इंजन है ना, उसके 2 ही डिपार्टमेंट हैं कायदे से कहा जाए, एक होम और एक इंफॉर्मेशन, है ना, कि होम में दबाना है और इंफॉर्मेशन से अपने मन का बताना है। होम में बोलने से रोक देना है और इंफॉर्मेशन में जो मन करे वो बुलवा देना है। तो ये दोनों रहता है। अवनीश अवस्थी के पास रहता था, अवनीश अवस्थी से होते होते ये अभी इस वक्त जो है ये है संजय प्रसाद। हाँ, संजय प्रसाद, ये एसीएस होम है, एसीएस होम और एसीएस इंफॉर्मेशन सूचना, इन दोनों के अपर मुख्य सचिव हैं। अब अधिकारियों देखिए, अभी आपको मैं याद दिला दूं अफसरों को लेकर के, अफसर कैसे, इन्हें पता है कि किसके लिए क्या करना है, दिल्ली के लिए क्या करना है और लखनऊ के लिए क्या करना है, दोनों का पता है। पता है लखनऊ वाला किस में खुश होता है, उसकी डोज, उसकी खुराक पता है, वो उतने में खुश रहता है, उसको उतने में लगता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, उसको पता। मतलब अधिकारी बहुत अच्छे से, उन जितना लखनऊ वाले को अपनी क्षमता पता है, उससे ज्यादा उसकी पूरी क्षमता लखनऊ में बैठे अफसरों को पता है कि इसको कितना खुराक चाहिए, उतने में प्रधानमंत्री बन जाता है, अपना दिन में 2-3 बार प्रधानमंत्री बन जाता है। ये जो है वहां बैठे हैं एसपी गोयल, शशि प्रकाश गोयल, अब जो है वही उत्तर प्रदेश के करता धरता है। मैं आपको एक घटना खाली याद दिला दूं, जब इस खबर की चर्चा हम कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले आपसे चर्चा भी हुई थी कि उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त, जिस दिन उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान आया, भयंकर भयंकर आंधी तूफान, उसके अगले दिन 117 लोग मरे। अगले दिन दोपहर के बाद वो विदेश चले गए। 117 लोग मर गए हैं और प्रदेश का राहत आयुक्त विदेश चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब राहत पर मीटिंग उन्होंने की कि भाई राहत किसके किसके तक मुआवजा वगैरह पहुंचा, ये मीटिंग चल रही थी तो पता चला कि ये तो नहीं पहुंच पाया है। क्यों नहीं पहुंच पाया? तो राहत आयुक्त विदेश में थे, वो विदेश चले गए थे, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था। ठीक है, मुख्यमंत्री ने अब एक कागज का काम तो पेट भरना पड़ेगा ना, मीटिंग में जब आया तो उन्होंने एसपी गोयल से जवाब मांगा। ठीक, एसपी गोयल मुख्य सचिव, छुट्टी वही दिए थे, वही विदेश जाने की छुट्टी दिए थे, वही टॉप अफसर है, तो उनसे जवाब मांगा। एसपी गोयल ने पता है क्या कहा?
कहा कि मोदी जी ने जब विदेश न जाने की अपील की थी, उससे पहले इनकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई थी। उससे पहले छुट्टी की एप्लीकेशन आई थी। 10 तारीख को मोदी ने अपील की, 13 को तूफान आया, 117 लोग मरे, और 14 को राहत आयुक्त विदेश गए। 10 से पहले एप्लीकेशन आया था। मतलब 10 से पहले एप्लीकेशन आया था, तो 13 को अगर प्रलय आ जाता तो भी विदेश जाते। हवाई जहाज नहीं चलते तो पैदल चले जाते विदेश। अरे जब 117 लोग मर गए, हाँ भाई छुट्टी, भाई पहले हमने एप्लीकेशन दिया था तो हम जाएंगे, हम पैदल चले जाएंगे, हवाई जहाज नहीं जाएगा, इंडिगो के भरोसे हम नहीं रहेंगे, हम पैदल जाएंगे। ये थोड़ा ना है। 13 तारीख को 117 लोग मर गए और 14 को उसके बाद चला गया, 2 साल बाद। कैसे चला गया? उसका बाल नहीं बाका हो पाया। जो आप अफसर कह रहे हो ना, उसका बाल नहीं बाका हो पाया। और बाल क्यों नहीं बाका हुआ उसका? राहत आयुक्त ताकतवर हो न हो, एसपी गोयल बहुत ताकतवर है। एसपी गोयल 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, और 2026 आधा बीत चुका ना हेमंत भाई, आधा बीत गया ना। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में दिल्ली से भेजा गया था एसपी गोयल को, और आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। 9.5 साल से योगी आदित्यनाथ को छोड़ा नहीं एसपी गोयल ने। दिल्ली से भेजे गए थे, स्मृति ईरानी के मंत्रालय में उस वक्त सचिव थे, और सीधा दिल्ली से भेजे गए कि जाओ तुम वहां पर अपना जिम्मेदारी संभालो, क्योंकि वहां पे तो इसी हिसाब समझिए कि कहां पर थे और कहां भेजे गए, तो किसके लिए भेजे गए। ये तब से योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी अधिकारी आए, लेकिन एसपी गोयल से ताकतवर कोई बन नहीं पाया। एसपी गोयल वहीं बैठे रहे और एसपी गोयल को कोई हिला नहीं पाया। पहले प्रधान सचिव, और प्रधान सचिव से होते होते मुख्य सचिव तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये है अफसरशाही का एक एग्जाम्पल, नमूना जो मिले। एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में रोज बवाल होता है कि फलाने जाति देख करके एनकाउंटर किया, फलाने पे लगा दिया आपने गैंगस्टर, फलाने पे लगा दिया एनएसए। सब आप मतलब आदमी जाति के साथ सूची जारी करता है, सूची जारी करता है, और एक जाति विशेष की सूची जारी की जाती है कि इनका देखिए ये लोग कितने बड़े, मतलब ऐसे ऐसे लोग जो एक वक्त देश में सबसे बड़ा इनाम जिन पे था, देश में ऐसे ऐसे लोग जिन पर देश में सबसे बड़ा इनाम था, देश का सबसे बड़ा इनामी, देश का नंबर 1 वांटेड जो हुआ करता था, आज पूरा परिवार ही जो है भाजपा की राजनीति में ताकतवर बना हुआ है। देश का नंबर 1 वांटेड हेमंत भाई, आप कल्पना करिए, और कहते हैं कि अपराधी पताल में छिप जाएंगे। ये जज साहब की टिप्पणी कोई असर पड़ेगा कि इसको झाड़ उड़ करके खत्म हो गई टिप्पणी, कोई चर्चा भी नहीं करेगा, तो हम आप कर रहे हैं। नहीं आशीष भाई, ये हो गया बस। इसकी जो शेल्फ लाइफ थी वो निबट गई। इस पे कोई चर्चा नहीं, कोई विश्लेषण नहीं, कोई आत्ममंथन नहीं, कुछ नहीं। ये नया भारत है, और नया भारत ऐसे ही चलेगा। आज की तारीख में क्या बताया जाता है, जैसे ही कोई किसी प्रदेश में सरकार बनती है, आशीष चित्रांशी की तीसरी पीढ़ी में फलाना आदमी वो प्रचारक था, और वहां से काम शुरू होता है। हेमंत अत्री के दादा फलां जगह पे वो ये थे। ब्यूरोक्रेट्स तो आपको पता है ना, ये सब कहानियां सुनानी बड़ी अच्छी लगती है, बड़े माहिर होते हैं, कहानी स्टोरी टेलिंग के बड़े चैंपियन होते हैं। और संघियों को जिनको भी बनाया जाता है, अब मुझे एक बताइए, आप भजनलाल शर्मा है, उसको बेचारे को अपने वसुंधरा राजे भी नहीं पहचान पाई थी कि कहां बैठा हुआ है मीटिंग के अंदर, पर्ची में जब निकला राजनाथ को। वो कितने अफसरों को जानता होगा, कैसी पोस्टिंग करेगा, क्या करेगा। मनोहर लाल खट्टर जब हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो कभी पार्षद या पंच भी रहे थे, सीधा मुख्यमंत्री। और आईएएस जिस तरीके की, जिस आईपीएस जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके की चमचागिरी करती है, वो तो ऐसा चश्मा चढ़ाती है कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। इतने बड़े स्टेट, इतने सेंसिटिव स्टेट, एनसीआर के जो वो है, उनमें ऐसे ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना देना, क्या करेंगे वो। अब नायब सिंह सैनी साहब मुख्यमंत्री, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, मोहनलाल यादव है। ये ब्यूरोक्रेट आपको क्या लगता है टिकट देंगे किसी को? संघी सेट कर रखे, उसी के जरिए बढ़िया काम चल रहा है। तो संविधान को कहां याद आएगा भाई, उनको तो संघ की सेवा करनी है। एक संघी पकड़ लिया, उसके जरिए निकल जाते हैं 5 साल, बढ़िया, वो भी खुश, ये भी खुश। तो ये जो पूरा तंत्र था जिसमें मेरिटोक्रेसी की बात होती थी, आपके प्रोफेशनलिज्म की बात होती थी, आपकी एफिशिएंसी की बात होती थी, दैट हैज टेकन बैक सीट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। आपको क्या लगता है, इस देश की ब्यूरोक्रेसी में विद्वान लोग नहीं, ईमानदार लोग नहीं, वेल मीनिंग लोग नहीं, खूब है। बताइए कौन सा किस पोस्ट पे है।
सारे खुडे लाइन है। पहली बात तो है ही कितने, और जितने हैं उतने देख लीजिए। और जो रिटायरमेंट के बाद जो पदों पे बैठे हुए 7-7 साल से लोग लगे हुए रिटायरमेंट पे, तो मैं काम ठीक करना भी चाहूँ तो क्या सोच के करूंगा कि यार होम सेक्रेटरी तो मुझे बनना नहीं, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुझे कोई बढ़ाएगा नहीं पीएम का, कैबिनेट सेक्रेटरी में बनूंगा नहीं, क्यों? एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। हाँ, तो पूरा जो इस्टेब्लिश सिस्टम था ना आशीष भाई गवर्नेंस का, उसको नष्ट, बर्बाद और तबाह कर दिया है, और उसी काम को ये लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और आपने तो वो देखा था, लेटरल एंट्री स्कीम लाए थे, वो तो राहुल गांधी ने जैसे ही 2019 का रिजल्ट आया और वो एक ट्वीट मारा, उसके बाद वो कितनी देर में वो जितेंद्र सिंह का वो आया था कि भाई हमने, पीएम ने स्कीम वापस ले ली। तो प्रधानमंत्री का मन करे तो संघियों को आईएएस में घुसा दो पीछे से, बैकडोर से, लेटरल एंट्री के जरिए, और जब राहुल गांधी का दबाव आए तो चुपके से विड्रॉ कर लो। जो आपने लेटरल एंट्री में लोग लगाए थे, जरा उनका डेटा दे दीजिए, समझ में आ जाएगा कौन थे वो लोग। वो जो दोनों आपके फाइनेंसर हैं, उनके चेले थे, वहां से आए थे। तो आशीष भाई ये गवर्नेंस है, ये यूपीएससी वगैरह सबको ठप कर देंगे ये, इनके बिल्कुल काडर से आया करेंगे, जो जितना पुराना संघी वो बड़ा अधिकारी। मुझे तो इस बात की आशंका है। चलिए इजाजत दीजिए। देश की जनता हमारे काम खबर दिखावे, देश की जनता खबर देखे समझे, यही काम है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।